नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3, जो कि सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है। इसकी यूनिट 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे और आइसोमर्स में भी ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइसोमर्स होते क्या हैं? आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं या वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, पर उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से ही उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो जाती हैं। आइसोमर्स होते हैं दो टाइप्स के, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमने सेमेस्टर 2 में पढ़ लिए थे, जो कि चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मेटामर्स, टॉटोमर्स, वो सब होते हैं, वो हमने पहले पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स भी दो टाइप के होते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल में हम पढ़ेंगे यूनिट 1 में ऑप्टिकल आइसोमर्स और यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइसोमर्स वो कंपाउंड्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, पर डिफरेंट उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट है स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, पर जो उनके एटम्स होते हैं उनका अरेंजमेंट अलग होता है। एग्जाम्पल ले लिया हमने मिथेनॉल का। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो OH ग्रुप है फर्स्ट स्ट्रक्चर में वो राइट साइड में है और दूसरे स्ट्रक्चर में वो लेफ़्ट साइड में है। तो फॉर्मूला दोनों का सेम है CH3OH, पर जो पोजीशन है एटम की वो अलग है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर भी अलग हो जाता है और इन मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ भी अलग हो जाती हैं, और इन्हें ही हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो होते हैं दो टाइप्स के, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। ये नॉन इंटर कन्वर्टेबल आइसोमर्स होते हैं। नॉन इंटर कन्वर्टेबल मतलब कि इन्हें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इनकी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और अगर कन्वर्ट कर भी सकते हैं तो उसके लिए हमें पुराने बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे और नया बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा। एग्जाम्पल होता है इनका जैसे कि सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन। जो सिस टू ब्यूटीन है, इसे सिस फॉर्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे दोनों, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन ग्रुप है ये एडजेसेंट पोजीशन पे अटैच हैं और दूसरे में ट्रांस पोजीशन पे अटैच हैं, अपोजिट पोजीशन में, इसीलिए इसे ट्रांस बोल रहे हैं। तो अगर हमें सिस फॉर्म को ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और यहाँ से मिथाइल वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। फिर मिथाइल को हमें वहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा और हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा, तब ये सिस से ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हमें सिस से ट्रांसफॉर्म में किसी मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करना है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स बनाने के लिए, तो हमें पुराने बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ेंगे और नया बॉन्ड फॉर्मेशन कराना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स के बाद आता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। ये वो आइसोमर्स होते हैं जो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, मतलब इन्हें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बॉन्ड को बिना ब्रेक किए, बस रोटेशन करनी पड़ेगी हमें। इंटर कन्वर्जन डज नॉट नीड एनी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, मतलब यहाँ ना बॉन्ड बनाने की ज़रूरत है ना बॉन्ड ब्रेक करने की ज़रूरत है, बस रोटेशन की ज़रूरत है। बॉन्ड को रोटेट कर देंगे तो दूसरा आइसोमर फॉर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल है ब्यूटेन। ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है ब्यूटेन की और ये स्टैगर्ड फॉर्म है। एक्लिप्स्ड फॉर्म को हमने रोटेट कर दिया 60 डिग्री से, तो हमें स्टैगर्ड फॉर्म मिल गई। नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमर्स, जो मेन टॉपिक है हमारा यूनिट 1 का। वो कंपाउंड्स जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जिसकी वजह से उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं, पर उनकी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो डिफरेंट होती है, जो कि होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी उनकी।
ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है? जब हम किसी भी लाइट रे को पास करते हैं किसी सैंपल से और वो सैंपल उस लाइट रे को रोटेट कर देता है, किसी भी एंगल से रोटेट कर सकता है, तो उस एंगल को हम बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। द एंगल बाय विच प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड व्हेन इट पास थ्रू द कंपाउंड या फिर सॉल्यूशन, तो हम उसे बोलेंगे उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कि यह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर रोटेट नहीं करता है वो जो लाइट रे है वो अपने पाथ पे सीधी चली जाती है, तो हम उसे बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। जैसे हमने एक लाइट सोर्स ले लिया, लाइट सोर्स से जब लाइट पास करी तो वो ऑर्डिनरी लाइट है, मतलब कि वो सारे प्लेन्स में रोटेट कर रही है, किसी भी एक डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर रही। आप डायग्राम भी देख सकते हैं, जो लाइट रे है वो सारे डायरेक्शंस में रोटेट कर रही है। फिर जब हमने इस ऑर्डिनरी लाइट को पास किया निकोल प्रिज्म से, जो कि पोलराइज़र का काम करता है। पोलराइज़र एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है। मतलब जो लाइट सारे डायरेक्शंस में रोटेट हो रही थी, सारे डायरेक्शंस में मूव कर रही थी, अब वो बस एक डायरेक्शन में, पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगी, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम इसी को बोलते हैं। फिर जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे सैंपल सॉल्यूशन से, मतलब वो सॉल्यूशन जिसकी हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी जाननी है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो हमारे पास 3 केस हो सकते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो या ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। ऑप्टिकली एक्टिव भी वो 2 केस हो सकते हैं कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो या लीवो रोटेटरी हो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब है कि अगर जो लाइट रे है जब सैंपल से पास करी तो वो क्लॉकवाइज रोटेट हो गई, तो हम उसे बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ये हमारा सैंपल। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज लाइट रोटेट हो गई सैंपल से पास करने के बाद, तो हम बोलेंगे कि जो हमारा सैंपल है वो लीवो रोटेटरी है। और अगर लाइट रे हमारी सीधी चली गई, वो सैंपल से पास करने के बाद ना क्लॉकवाइज रोटेट हुई ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई, वो सीधी चली गई, तो हम उसे बोलेंगे कि हमारा जो सैंपल है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है और इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 है। हमें अगर किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी जाननी हो तो हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं पोलैरीमीटर। जो पोलैरीमीटर होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे जब हम लाइट को पास कराते हैं किसी सैंपल के अंदर, तो वो मेज़र कर लेता है एंगल ऑफ रोटेशन, जिससे हम ऑप्टिकल एक्टिविटी डिटरमाइन कर लेते हैं कंपाउंड की या सैंपल की। इसमें क्या क्या प्रोसेस, इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो ऑर्डिनरी लाइट होती है जो कि सारे डायरेक्शंस में मूव कर रही थी, उसे हम पोलराइज़र से पास कराते हैं और पोलराइज़र हम इसमें लेते हैं निकोल प्रिज्म, जो बस प्लेन पोलराइज लाइट को पास करने में हेल्प करता है। मतलब वो लाइट जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हो, सारे डायरेक्शंस में मूव ना कर रही हो। फिर जो पीपीएल होती है, मतलब कि प्लेन पोलराइज लाइट, उसे पास कराया जाता है सैंपल से। जो सैंपल ट्यूब होती है उसमें 1% सॉल्यूशन हम बना के रखते हैं उस हमारे सैंपल का जिसकी हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी जाननी है। सैंपल ट्यूब लेंगे, सैंपल ट्यूब के अंदर 1% सॉल्यूशन हम अपने सैंपल का बना के रख देंगे जिसकी हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी जाननी है। फिर हम उस 1% सॉल्यूशन से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा सैंपल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो प्लेन पोलराइज लाइट है अगर वो स्ट्रेट चली गई तो हम बोलेंगे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है हमारा सैंपल। पर अगर प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हुई, चाहे किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो, तो हम उसे बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। हमारा जो सैंपल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव में भी
दो सिचुएशंस आती हैं, या तो प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज रोटेट होगी या एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारी लाइट क्लॉकवाइज रोटेट होगी तो हमारा जो सैंपल है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, जिसे हम कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं या फिर प्लस साइन से भी डिनोट कर सकते हैं। और अगर प्लेन पोलराइज लाइट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई तो हमारा सॉल्यूशन बोला जाएगा लीवो रोटेटरी, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं और माइनस साइन से भी डिनोट करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।